जी। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा टॉपिक जैन फिलोसफी में जो है वह है वैशेषिका दर्शन में जो पदार्थ होते हैं। तो सबसे पहले वैशेषिका दर्शन बहुत ही प्राचीन भारतीय दर्शन है, जिसे ऋषि कणाद ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने इसकी रचना की, इस दर्शन की, इसके कैसे किसी चीज को, पदार्थ को कैसे सोचा जाए, कैसे समझा जाए, उसका कणाद के थ्रू जो पूरा बताया गया पदार्थों के बारे में, उसके उसके विषय में पूरा जो भी फिलॉसफी दी गई, जो भी दर्शन दिए गए, उसको हम वैशेषिक दर्शन कहते हैं। और इसमें संसार को 7 पदार्थों में वर्गीकृत किया गया है। तो जैसे कि मतलब कणाद के द्वारा जो उन्होंने जैसा भी उस टाइम पे समझा कि कैसे चीज़ों को देखना चाहिए, उसको कैसे समझना चाहिए, तो उसमें उनके जो दर्शन और विचार उन्होंने एकत्रित किए, तो उसको उसे उन्होंने 7 पदार्थों के रूप में विभाजित किया। अब पदार्थ क्या हैं, कौन से हैं, तो वह अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो जो 7 पदार्थ जिन्होंने उन्होंने ये समझा कि मतलब पूरा ये जो सृष्टि की रचना है, इसमें समझा तो ये टोटल 7 पदार्थों से कह सकते हो बन सकता है। उनका ये विचारधारा थी और यही इसे वैशेषिक रूप दर्शन के रूप में देखा गया। तो सबसे पहले जो पदार्थ है वह है द्रव्य। तो द्रव्य क्या है? तो अ, वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य वह है जिसे गुण और कर्म का आधार माना गया है। अब द्रव्य को गुण और कर्म का आधार माना गया है का अर्थ क्या है? तो द्रव्य, जैसा इसका नाम है द्रव्य, तो मतलब कोई भी चीज, वस्तु जो दिखती है, हमें दिखती है यहाँ आसपास ऊपर नीचे, वह सब जो है द्रव्य कहलाएगा, जिसपे भी गुण और कर्म काम कर सकते हैं। अब गुण और कर्म क्या होते हैं वह अगले स्लाइड्स में बताएंगे। तो ऐसे 9 प्रकार के द्रव्यों को माना गया है वैशेषिक दर्शन में। 9 प्रकार के कौन कौन से? जैसे ये पृथ्वी, खुद पृथ्वी, जल जो हम जल पानी, अग्नि आग, वायु हवा, आकाश जो हमारा आसमान है ऊपर का, काल, काल मतलब समय, और दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन जो इधर, आत्मा, आत्मा, इन्होंने आत्मा को भी एक द्रव्य के रूप में माना है और मन को एक अलग रूप में माना है। तो आत्मा और मन, ऐसे करके टोटल 9 प्रकार के द्रव्यों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है गुण। तो अभी हमने देखा कि कोई द्रव्य है तो उसका गुण होगा और उसमें कर्म होगा। ये गुण और कर्म का ही आधार है ये द्रव्य। तो अब गुण क्या है? तो द्रव्य में पाई जाने वाली विशेषता या स्थायी लक्षण, उसमें जो भी लक्षण पाए जाते हैं, जिसे अपन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, कि सपोज ये शर्ट है तो शर्ट ग्रे कलर की है, तो लेट्स से ग्रे कलर जो है वह उसका गुण है। और शर्ट क्या है? शर्ट एक द्रव्य है। फिर गुण वह लक्षण हैं जो द्रव्य में नित्य रूप से स्थित होते हैं पर स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रखते। तो फॉर एग्जाम्पल ग्रे कलर इज देयर, ठीक है। अब ग्रे कलर कहीं होगा तभी पता चलेगा कि वो ग्रे कलर है। अब ऐसे हवा में अपन ग्रे कलर बोल के भी नहीं बोल सकते, सिर्फ कि ग्रे कलर है। तो ग्रे उसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी द्रव्य में नित्य रूप से वह स्थित होगा, स्वतंत्र रूप से नहीं। तो जो कलर है, रंग है, वह एक प्रकार से गुण है। तो रंग गुण के कैसे कैसे उदाहरण है? जैसे कि रंग, रस, गंध, संख्या, परिमाण, संयोग, वियोग। तो यह जो है ये सारे के सारे गुण कहलाते हैं। जो रंग, जैसे अभी आपको बताया, रस मतलब जैसे मीठा है कोई चीज, शक्कर या चाय मीठी है फीकी है। गंध, खुशबू आ रही है फूल से। संख्या, कितनी संख्या में क्लास में उपस्थित विद्यार्थी हैं। परिमाण, परिमाण मतलब किसी से उसका नाप तोल करना। और ज्यादा कम बढ़, तो परिमाण उसका किसी ना किसी उससे तुलना करना। संयोग, किसी का मिलना, किसी चीजों का मिलना, दो द्रव्यों का आपस में मिलना संयोग। वियोग, दो द्रव्यों का आपस से अलग होना, ये वियोग कहलाता है। अब गुण की विशेषताएं क्या है? तो गुण गति नहीं कर सकता। गुण गति नहीं कर सकता, गुण सिर्फ उसकी विशेषता बतला सकता है। गुण द्रव्य पर निर्भर होता है, जैसे कि अभी बोला गया था कि द्रव्य उसको लगता ही लगता है, नित्य रूप से किसी न किसी द्रव्य में वह स्थित होगा, तभी गुण उस समय पता चलेगा। फिर कर्म क्या होता है? अभी जैसे आपको बताया कि गुण गति नहीं कर सकता, तो अब कर्म क्या है? कर्म क्या है? तो वह जो द्रव्य में होने वाला परिवर्तन होता है, द्रव्य में किसी भी तरीके का परिवर्तन हो रहा है, जो उसको क्रिया प्रदान कर रहा है, उसको गति प्रदान कर रहा है, वह कर्म कहलाता है। यह वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। तो द्रव्य में होने वाला परिवर्तन क्या है? तो जैसे कि कोई एक द्रव्य में द्रव्य, लेट से एक कार है, कार इधर से उधर जा रही है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो वह जो इधर से उधर जा रही है वह उसका कर्म है। और कार खुद क्या है? खुद एक वह द्रव्य है। कर्म वह क्रिया है जो द्रव्य में परिवर्तन या गति उत्पन्न करती है।
अब जैसे इसके 5 प्रकार के कर्म हो सकते हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो अब इनको हम शॉर्ट में समझेंगे। उत्क्षेपण का अर्थ होता है ऊपर जाना, अपक्षेपण का अर्थ होता है नीचे गिरना। तो उदाहरण के लिए उत्क्षेपण मतलब मैंने बॉल ऊपर फेंकी तो वो ऊपर गई बॉल, तो ये उत्क्षेपण हो गया। अपक्षेपण क्या हुआ, वही बॉल वापस ग्रेविटी के कारण नीचे आई, तो वो अपक्षेपण हो गया। बॉल क्या है, द्रव्य है, और ये ऊपर नीचे होना है, जो परिवर्तन हो रहा है वह उसका कर्म है। आकुंचन, आकुंचन मतलब सिकुड़ना। तो जैसे रबर को अपन ने खींचा और छोड़ दिया तो वो सिकुड़ती है उस टाइम पे। प्रसारण, प्रसारण का अर्थ है फैलना। बलून को अपन ने फैलाया तो वो फूल गया, फैलता जा रहा है। वैसे स्ट्रेच किया जब अपन ने रबर बैंड को, तो वह भी मतलब एक प्रकार का प्रसारण। गमन, गमन एक स्थान से दूसरे स्थान, अभी जैसे कार का बताया, कार जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है तो यह उसका गमन कहलाया। तो ये हमारे द्रव्य के जो द्रव्य जिसका आधार बनता है वह है क्या, गुण और कर्म, तो उसमें से ये कर्म है। तो इसे एक्शन भी इंग्लिश में जैसे बोल रहे हैं। तो हमारे जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं या फिर कोई द्रव्य का, जरूरी नहीं हम अकेले नहीं, कोई भी हो, मतलब नॉन लिविंग लिविंग जो भी है, तो सबके हर तरीके के द्रव्य में जो भी गतिशील परिवर्तन होते हैं या परिवर्तन होते हैं वह सब कर्म कहलाते हैं। फिर अगला जो है वह है सामान्य। सामान्य का अर्थ होता है वह जो अनेक पदार्थों में समान है। तो अब जैसे सपोज आप, मैं, हम सब में कॉमन क्या है, हम सब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हम सब विद्यार्थी हैं। तो ये हमारे बीच में एक सामान्य सी बात। वैसे ही पशुत्व आपस में जो जानवर होते हैं उनमें जो पशुत्व का भाव होता है वह मानव का भाव होता है। वृक्षों में वृक्षत्व का, सामान्य जो एक जैसे हैं वह, वो सब सामान्य के रूप में, उन्हें सामान्य पदार्थ के रूप में कैटेगराइज किया गया है। जिसे हम यूनिवर्सल भी बोलते हैं कि हाँ चलो ये यूनिवर्सल, सारे ये विद्यार्थी हैं, ये सारे के सारे प्लांट्स हैं, और ये सारे एनिमल्स हैं, इस टाइप से। फिर विशेष। अब विशेष क्या है, प्रत्येक द्रव्य की विशिष्टता, विशेष गुण, उसकी खासियत क्या है। सो अब लेट्स से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आप में से कोई बिजनेस में है, तो ये आपकी स्पेशल विशेषता हो गई। फिर नेक्स्ट है समवाय। समवाय, समवाय का अर्थ होता है द्रव्य और गुण का अविनाभाव संबंध। मतलब द्रव्य और गुण का अविनाभाव संबंध का क्या होता है, ये किसी से एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। मतलब एक दूसरे पे एक दूसरे की परिभाषा को बतलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि अभी यहाँ बताया गया था द्रव्य किसका आधार है, गुण और कर्म का। तो गुण का आधार तो द्रव्य है, लेकिन द्रव्य का आधार गुण नहीं है। यही अविनाभाव संबंध बतलाता है। जैसे गुण और द्रव्य का किसी आधार द्रव्य से संबंध रहता है। उदाहरण के लिए जैसे कमल में लाल रंग रहेगा किंतु लाल रंग में कमल नहीं रहेगा। मतलब हर कमल में लाल रंग रहेगा लेकिन हर लाल रंग जरूरी नहीं है कि वो कमल हो। तो यही वो समवाय कहलाता है। यहाँ लाल रंग गुण है और कमल द्रव्य है, ये बताने के लिए उदाहरण के रूप में। तो यह है हमारा समवाय। अब आता है अभाव। अभाव क्या है, उपर्युक्त अभी आपको हमने जो 6 पदार्थ बतलाए हैं, जे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, उन सब के अलावा अब जो भी कुछ है, जो भी पदार्थ होगा वह कहलाएगा अभाव पदार्थ। अब अभाव पदार्थ क्या है, तो वह दिखता नहीं है, वह अस्तित्व, किसी वस्तु का अस्तित्व में ना होना, यही अभाव होता है। कोई चीज का है ही नहीं, अभाव है, तो वह एक अभाव। अभाव के दो भेद हैं, दो तरीके से। एक होता है संसर्ग अभाव और एक होता है अन्योन्य अभाव। जहां वस्तु सामान्यता होनी चाहिए पर नहीं है, वह संसर्ग अभाव होता है। यानी कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव होना, यह संसर्ग अभाव कहलाता है। मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं है तो यह एक संसर्ग अभाव है। जैसे कि संबंध उदाहरण के रूप में, कमरे में कुर्सी का ना होना, तो कमरा एक तरफ, कुर्सी एक तरफ, बट कमरे में कुर्सी ना होना, ऐसा। फिर अन्योन्य अभाव। अब अन्योन्य अभाव क्या होता है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु ना होना। एक वस्तु का दूसरे में ना होना नहीं, एक वस्तु का दूसरी वस्तु ना होना। जैसे कि चेयर टेबल नहीं है, वैसे ही कप घड़ा नहीं है, उदाहरण। नेक्स्ट। अब अभी हमने आपको वैशेषिक दर्शन के ये पूरे के पूरे 7 जो पदार्थ हैं उनके बारे में बतलाया है। अब इन 7 पदार्थों से जो वैशेषिक दर्शन है उससे हमारा जैन दर्शन कैसे डिफरेंट है वह अब हम समझेंगे। वैशेषिक बनाम जैन दर्शन, तो दोनों दर्शन पदार्थों को अलग आधार समझते हैं। सो जैसे वैशेषिक है वह उसे भौतिक या वैज्ञानिक रूप से समझाते हैं कि जो उनके पदार्थ हैं, द्रव्य हो गए, गुण हो गए, कर्म हो गए, वे पूरे तौर से भौतिक रूप से हैं। फिजिक्स का जैसे बोल सकते हैं, अप्लाइड फिजिक्स, साइंस, उस साइंटिफिक उस बेसिस पे इसको बोला गया है। किंतु जो जैन दर्शन में
अ, 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 जैन दर्शन के आधार पे जो पदार्थों को बांटा गया वह आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप से अभी बताया गया है कि कैसे ये आध्यात्मिक रूप से पढ़ा जाता है, कैसे इसको समझा जाता है, कि कैसे द्रव्य होते हैं। मतलब उनको पदार्थ मतलब पदार्थ है जैन दर्शन में। वह मतलब आध्यात्मिक रूप से समझे सकते हैं, दार्शनिक रूप से। दोनों में क्या विशेषता है अब, कि भौतिक और आध्यात्मिक वैज्ञानिक, मतलब भौतिक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दार्शनिक में क्या फ़र्क है? मतलब वैशेषिक और जैन दर्शन में बेसिकली क्या फ़र्क है, वो हम समझेंगे। तो एक-एक करके जैसे हमने पदार्थों को समझा, उन्हीं पदार्थों के बीच में डिफ़रेंस समझेंगे। वैशेषिक में जैसे 7 पदार्थ होते थे, द्रव, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। जैन दर्शन में एक्चुअली में द्रव्य जो होते हैं वह 6 होते हैं, जैसे जीव, अजीव जिसको पुद्गल बोलते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये हमारे जैन दर्शन के द्रव्य हैं। जबकि वहाँ पे द्रव्यों को कौन कहलाया गया? पदार्थों को किनको कहा गया? द्रव्य खुद एक पदार्थ माना गया वहाँ पे, और गुण, कर्म, सामान्य, विशेष ये सब भी पदार्थों के रूप में माने गए। जैन दर्शन में सिर्फ द्रव्य होते हैं, वो भी 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये मुख्य अंतर है। फिर द्रव्य की परिभाषा में ही अभी देखिए, वहां पे वैशेषिक दर्शन में द्रव्य क्या है? गुण और कर्म का आधार है, और टोटल ऐसे 9 द्रव्य हैं उनके, जिसमें वो अग्नि, वायु, आकाश, वो सब उनको द्रव्य मानते हैं। जैन दर्शन में द्रव्य का अर्थ होता है जो द्रवित होता है। द्रवित का अर्थ होता है जो अपना मूल रूप तो वही रखता है केवल, किंतु उसमें उसकी मतलब जो मूल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो वही रहेंगे, किंतु बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। तो उसमें उत्पाद और व्यय, ध्रुव्यपन आता है, द्रवित होता है, मतलब जिसे कहते हैं, वह वाला तत्व जो होता है उन्हें सिर्फ द्रव्य कहा जाता है। तो द्रव्य का अर्थ है जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जैसे आपको पता हो। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, किंतु जीव जीव ही रहेगा, पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, धर्म धर्म ही रहेगा, अधर्म अधर्म ही रहेगा। ऐसे ही आकाश और काल भी वही रहेंगे, सिर्फ केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं। ये फिर आत्मा का सिद्धांत, मुख्य रूप से वैशेषिक रूप में आत्मा सर्वव्यापक और समान है। उनके हिसाब से आत्मा जो है वह सर्वव्यापक है, वैशेषिक दर्शन में सब जगह फैली हुई मानी गई है और समान मानी गई है। किंतु जैन दर्शन में अनंत, उनके में मतलब एक ही एक, मतलब ऐसे जिसे हम बोल सकते हैं एक भगवान है, वह ऐसे इस टाइप से माना गया है। किंतु जैन दर्शन में अनंत जीव हैं और प्रत्येक अद्वितीय जीव है और कर्म बंधन वाला जीव है। अब उनके हिसाब से कर्म जो है वो केवल अ, किसका आधार माना गया है? द्रव्यों का आधार, द्रव्य के आधार पे है, आधारित है। किंतु जैन दर्शन में कर्म का एक्चुअली जो संबंध है वह जीव से है, जो आत्मा से है, जिसे बोला जाए। अनंत जीव होते हैं और ऐसे प्रत्येक अद्वितीय जीव है और कर्म बंधन वाले हैं। और मुख्य रूप से ये बात है कि यहाँ पे प्रत्येक आत्मा अपनी यूनिक है और हर एक आत्मा भगवान बन सकती है, ऐसा माना गया है। तो ये मुख्य आत्मा के रूप में सिद्धांत में अंतर आता है। फिर कर्म की अवधारणा, तो जो वैशेषिक कर्म है वह गति और भौतिक रूप से, मतलब फिजिकल जिन्हें एक्शन दिखे जाए उन्हें कर्म माना गया है। किंतु किंतु जैन दर्शन में कर्म को पुद्गल रूपी माना गया, मतलब कण के रूप में माना गया, कि वह हमारे जीव से, आत्मा से जुड़ सकते हैं, ऐसा रूप से माना गया। तो यही है मुख्य डिफरेंस आता है हमारा कर्म सिद्धांत में। फिर अगला आता है विशेष और समवाय। तो सामान्य, विशेष और समवाय, ये जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी, उसमें वैशेषिक में ये स्वतंत्र पदार्थ हैं, ये तीनों के तीनों, सामान्य, विशेष और समवाय। जैन दर्शन में पदार्थ हैं ही नहीं, इन्हें माना गया, केवल दृष्टिकोण है ये एक देखने की सोच है, ये एक तरीके से सिर्फ एक दर्शन माना है, मतलब सोचने की एक प्रकार है, ऐसा माना गया है। दृष्टिकोण है जिसे कह सकते हो आप, और कह सकते हो गुण है, मतलब ऐसा। फिर अभाव की अवधारणा क्या है? तो वैशेषिक अभाव में का अर्थ होता है स्वतंत्र पदार्थ, मतलब जब वो बाकी छह जो कि पदार्थ होते हैं उनमें नहीं आते हैं तो उनको अभाव कहते हैं, किसी तो उनका खालीपन। और जैन दर्शन में अभाव का अर्थ पदार्थ नहीं है, वो ऐसा मानते हैं कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं हो वह अभाव कहलाए, किसी भी चीज का अभाव उसे कहा जाता है। फिर दृष्टिकोण का अंतर, अब जो वैशेषिक है वह परमाणुवादी या तर्क प्रधान है, ऐसा माना गया है। किंतु जैन दर्शन में अनेकांतवाद, स्वादवाद आधारित बहुवादी दृष्टि है, मतलब जैन दर्शन में केवल जैसा बताया गया केवल उसमें नहीं, अन्य दर्शन, अन्य तरीके से भी उसको समझना, सोचना, ये बताया गया है। तो ये मुख्य रूप से वैशेषिक और जैन दर्शन में डिफरेंस है। सो दैट्स इट मैम, इतना था। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से आपने अपने विषय को रखा है। और जो आपका पॉइंट था काफी क्लियर था। जी मैम। और मोस्टली जो जैन दर्शन और वैशिष्टिक दर्शन में जो कंपैरेटिव था कर्म को लेके, वो भी मुझे काफी जी अच्छा लगा। जी और आपने पदार्थ को भी काफी अच्छे रूप से समझाया है, विद एग्जाम्पल समझाया है, तो बहुत अच्छी बात है ये।
तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने थैंक यू। बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है। थैंक यू। हाँ, तो सिमर जी आप पूछ सकते हैं, और बाकी भी जितने लोग हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं अपने क्वेश्चंस पूछ लूंगी। वे वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, बिना क्लासेस अटेंड किए टू गुड। थैंक यू। नाइस। आप लोगों की यू मेहरबानी ऑलमोस्ट है, यू चलिए। ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल टॉपिक्स। अच्छा हाँ। हुआ मैम ने कल बोला वापस करो। थैंक यू मैम। ओके, लेट्स आस्क क्वेश्चंस। यस। Can you ओके, please वन क्वेश्चन explain इन द the चैट above? बॉक्स। अच्छा। अभाव। फिर अभाव को फिर से एक्सप्लेन कीजिए। अगेन ओके, वैशेषिक दर्शन के अनुसार अभाव का अर्थ होता है अ, अभाव जैसे किसी भी चीज का खालीपन जिसे वो बोलते हैं। स्क्रीन पे ले आइए आप अपना जो अभाव हाँ। का जो स्लाइड है ना। यस। इसको मिनिमाइज करो। अभाव, जो अभाव का अर्थ है किसी भी वस्तु का अस्तित्व में नहीं होना, मतलब कोई भी चीज जो है नहीं, उपलब्ध नहीं है, उसे हम अभाव कहते हैं। किंतु अभाव को दो तरीके से देखा जाता है। अभाव पहले तो यही समझना है कि जो ऊपर के 6 चीज़ें बताई गई थी, कि अगर वह द्रव्य नहीं है, अगर वह कर्म नहीं है, अगर वह गुण नहीं है, अगर वह समवाय नहीं है, अगर वह विशेष नहीं है, मतलब कि ये समवाय का अर्थ होता है जो कि समवाय क्या है? संबंध है किसी चीज़ का, अविनाभाव संबंध किसका? द्रव्य और गुण का, कि मतलब गुण द्रव्य पर आधारित है किंतु द्रव्य गुण पर आधारित नहीं है। ऐसा ये एक रिलेशनशिप है समवाय का। उसे समवाय एक्चुअली बेसिकली एक रिलेशनशिप बताता है किसका? द्रव्य और गुण के बीच में। तो अविनाभाव का अर्थ ही यही होता है कि वन साइडेड कह सकते हो, वन टू वन नहीं है ये। कह सकते हो इट इज नॉट लाइक बोथ वे, इट इज लाइक वन वे बिटवीन द्रव्य एंड गुण, कि गुण जो है वह द्रव्य पर आधारित है बट द्रव्य गुण पर आधारित नहीं है। ये समवाय की मीनिंग है। वैसे ही विशेष, सामान्य, कर्म, गुण और द्रव्य, इन सब के अलावा बचा कुछ 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 भी नहीं बचता, वही अभाव है। तो अब कैसे समझा जाए इसको अभाव को? तो अभाव के दो भेद बताए गए, दोनों भेद में एक एक एग्जाम्पल है। तो दो भेद क्या है? वो संसर्ग अभाव। संसर्ग के अभाव क्या होता है? एक वस्तु का दूसरी वस्तु में ना होना। जैसे एक वस्तु सामान्यता होनी चाहिए पर नहीं है, जैसे कमरे में कुर्सी का ना होना, ये अभाव है, संसर्ग वाला अभाव। फिर अन्योन्य अभाव मतलब क्या है? कुर्सी टेबल नहीं हो सकती, यही एक मतलब कोई एक चीज दूसरी चीज नहीं हो सकती। सपोज मोबाइल लैपटॉप नहीं हो सकता, मैं आप नहीं हो सकते, तो आप मैं नहीं हो सकता, या आप कोई और नहीं हो सकते, आप ही हो। तो जो अभाव है आप में दूसरी चीज का, कि आप वो नहीं हो, तो ये अन्योन्य अभाव है। ये देखने का एक तरीका है सर बेसिकली। सात में से जो सात पदार्थ होता है उसमें से सातवां जो अभाव है, ये भी एक फिलोसफी है, मतलब कि ऐसे ऐसा देखा जाता है चीजों को, वस्तुओं को। तो संसर्ग अभाव और अन्योन्य अभाव, ये दो तरीके के अभाव हैं। आई होप सिमरदी क्लियर है। ओके ओके, शी इज सेइंग ग्रेट प्रेजेंटेशन श्रेय, एंड थैंक यू फॉर एक्सप्लेनेशन। क्या अभाव को आप आधुनिक दृष्टि से बता सकते कि आधुनिक समय में हमारे लिए अभाव का जो कंसेप्ट है कितना इम्पोर्टेंट है? आधुनिक समय में अभाव का, अब इसे ऐसे दो तरीके से देखा जा सकता है। अभाव अच्छा भी होता है कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में अभाव आज के समय में खराब भी हो सकता है। जैसे लेट्स से अभाव अच्छे तरीके से अगर देखा जाए, किसी चीज़ का अभाव है तो हमारे अंदर सपोज कषायों का अभाव हो रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है आज के समय में, कि हमारे पास हम क्रोध, मान, माया, लोभ इन सब से दूर होते हैं। और आधुनिक रूप से देखा जाए अभाव का, तो अभी मेरे को जो लेटेस्ट अभाव भाव जो फील आता है वो आता है कि आजकल की जो जनरेशन होती है, फिर वो लोनलीनेस और ये सब जो टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि आज बहुत लोनली फील हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये भी एक तरीके का अभाव है, जो कि आजकल मोर ऑफ पदार्थों से हटके ये मन के रूप में मतलब देखा जा सकता है, कि उसमें उससे रिलेटेड है कि किसी चीज़ का मन से खराब लग रहा है, वो चीज़ नहीं है, मिली है, कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुई है, तो उस पे जो दुख है वह भी इस तरीके से एक देखा जा सकता है, कि ये भी एक अभाव का एक आज के समय में का आधुनिक रूप से एग्जाम्पल है। ठीक है। एक और एक क्वेश्चन था, बट सिमर जी आपका क्वेश्चन आप ले लीजिए, पूछ लीजिए, फिर मैं पूछती हूँ।
अब मैं क्लासेस में भी नहीं आता मैम, तो वो भी एब्सेंट है, वो भी एक अभाव है। अच्छा। ओके। अभाव से ही मेरा पूछना था। अन्योन्य जी। अभाव का जैसे बोला कि एक आपने बोला कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु में ना होना। ठीक है। नहीं नहीं, एक तो वस्तु का दूसरी वस्तु ना होना वो है अन्योन्य अभाव। हाँ, अन्योन्य अभाव के बारे में बताइए। जैसे कि आज के समय में ही जो चीज नहीं है हम उसको ज्यादा मान के ले चलते हैं। जैसे कि एग्जाम एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, फिर भी एग्जाम में वो एंजाइटी आ जाती है। ठीक है, एग्जाम का नाम सुनते ही एंजाइटी आ जाती है, डर लगने लगता है, जबकि वो दूसरे से एक दूसरे से अलग है। तो ये अन्योन्य भाव ये क्या हम काउंसलिंग में यूज कर सकते हैं टू एक्सप्लेन कि ये दूसरे से अलग है और ये हमें इफेक्ट नहीं कर सकते? हाँ, इसको समझाया जा सकता है मैम कि अब एग्ज़ाम एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के तौर पे लिए लिया जाए, और जो स्ट्रेस और प्रेशर, जो एंग्ज़ायटी होती है, उसको एंग्ज़ायटी के रूप में लीजिए। उसका रीज़न एंग्ज़ायटी का कब होना चाहिए? जब हमने कुछ गलत किया हो। जब कुछ गलत ही नहीं किया हो, तो क्यों ही डरना, क्यों ही एंग्ज़ायटी लेना? तो मेरा ये मानना है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के रूप में लेना चाहिए। एग्ज़ाम पढ़ रहे हो, तो अगर एग्ज़ाम हो, अगर पढ़ाई की है और बेसिक पढ़ाई की भी है, तो मतलब एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के रूप में लेके ऐसे बताया जा सकता है। आज के समय में इसका यूज़ किया जा सकता है कि ये एग्ज़ाम एग्ज़ाम है, एंग्ज़ायटी एंग्ज़ायटी है, इनको अलग-अलग ही रखना चाहिए, इनको एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, करोगे तो गड़बड़ होगी ही होगी। तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाइस नाइस। इनका क्वेश्चन है कि इन इंग्लिश डज इट मीन एब्सेंस और लाइक डार्क मैटर इज नथिंग अ थिंग? डार्क मैटर जो है, इट्स मोर ऑफ अ लाइक फिज़िक्स से रिलेटेड जो आप बोल रहे हो, वो पूछ रहे हो। और ये जो है, ये फिलॉसॉफिकल थिंग्स हैं। ये अभाव जो है, ये भी एक दर्शन है। अब ये क्या होता है कि फिज़िक्स का हमेशा से फिलॉसफी से कहीं न कहीं से लिंक होता ही है। बट यही चीज़ है, रिसर्च का टॉपिक कह सकते हो आप इसको। ये भी एक रिसर्च का ही टॉपिक है कि अभाव और क्या बोलते हैं, डार्क मैटर का क्या रिलेशन है, और डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर की एक्चुअली डेफिनिशन थोड़ी-सी अलग ही है मेरे ख्याल से। मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, बट जब स्कूल डेज़ में ही थोड़ा बहुत पढ़ा था डार्क मैटर के बारे में, तो एक्चुअली ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। बट हाँ, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो फिज़िक्स से रिलेटेड है, अभाव जो है मोर ऑफ अ फिलॉसॉफिकल ही है, ऐसा कोई फिज़िकल नहीं। वो थोड़ा-सा प्रूवन है, उसे कह सकते हो आप। डार्क मैटर जो है वो साइंटिफिक है। तो क्या अभाव को हम संवेदना से कनेक्ट कर सकते हैं? संवेदना यानी कि फीलिंग्स, कोई सेंसेशंस? हाँ, अभाव का ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेशन है। आज के समय वही मॉडर्न एग्ज़ाम्पल वही है कि आज के जो यंगस्टर्स हैं, अगर कुछ कुछ हार्ट ब्रेक होता है, कुछ होता है, तो वहाँ पे वो उनको अभाव ही सबसे मेन वो है, वही फ़ील होता है। और इट इज़ मोर ऑफ लाइक इट हैज़ बीन रिलेटेड टू फीलिंग्स आल्सो, वन ऑफ द थिंग्स कि कोई चीज़ की कमी लग रही है, जो चीज़ आप यू वर ट्राइंग टू गेट इट एंड यू कुड नॉट गेट इट। तो यस, मतलब इट इज़ लिंक्ड टू फीलिंग्स। यस। ओके। ओके, नाइस नाइस। अभाव का आपको क्या लगता है कि इसका ओरिजिन क्या होता है? ये यानी कि ये तो अस्तित्व में एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है अभाव का बट। ओरिजिन है मेरे हिसाब से, अगर फीलिंग्स अपन के हिसाब से देखा जाए। और मतलब एक्सपेक्टेशन, अगर एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, तो फिर किसी चीज़ का अभाव कैसे होगा? नहीं मिले, नहीं मिले, मिले, नहीं मिले, सो इट्स लाइक ओरिजिन तो वही है कि यानी कि आप बोल एक्सपेक्टेड। रहे हैं कि एक इच्छा, एक डिजायर। ये दिस इज रिलेटेड टू फीलिंग्स। और अगर द्रव्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अभाव का ओरिजिन क्या है, तो अभाव का ओरिजिन क्या है? अगर ये बाकी के 6 होंगे, तो अभाव नहीं होगा। और अगर बाकी के 6 जो नहीं होंगे, तो वहीं उसका ओरिजिन है। मतलब कि पहले जो 6 पदार्थ हैं, वो नहीं होना ही अभाव का ओरिजिन है। ओके। बाकी सब भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अलका जी, इंदिरा जी, सुमन जी, कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस है तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन का जो समवाय संबंध आपने बताया, जी मैम। वो संबंध जैन दर्शन के अनेकांतवाद से क्या सिमिलर है या डिफरेंस है, या कुछ अंतर है तो आप बता सकते हैं कि क्या अंतर है? वैशेषिक दर्शन का समवाय वाला पॉइंट निकाल लीजिए और उसको यस मैम। जो जैन दर्शन का अनेकांतवाद है उससे आप कंपेयर करिए। अब एक्चुअली
समवाय का यहाँ पे जो मीनिंग होता है वह ये रहता है कि गुण जो है द्रव्य पर आधारित है, पर द्रव्य किस गुण पे आधारित नहीं है। तो ये देखा जाए तो इसमें जो समानता है अनेकांतवाद वाले सिद्धांत से, वो यही है कि चीज़ों को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। 2 तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पे अपन ऐसे देख एक तरीके देखा जा सकता है कि द्रव्य और गुण आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक तरीके से देखने का तरीका है। किंतु अब कैसे जुड़े हुए हैं, तो दूसरा तरीका ये है कि गुण पे गुण का आधार तो द्रव्य है, गुण आधारित है द्रव्य पे, किंतु द्रव्य आश्रित नहीं है गुण पे, मतलब द्रव्य गुण पे आश्रित नहीं है, ऐसा ये बता सकते हैं। द्रव्य का आधार गुण नहीं है। तो ये देखा जाए तो अनेकांतवाद का एक एग्जाम्पल कह सकते हैं समवाय में भी, ये इस तरीके से। और अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या अनेकांतवाद कहता है? को। हाँ, अनेकांतवाद का जी। सिद्धांत यही कहता है कि अनेकांतवाद कोई भी के चीज़ है, सिद्धांत। मतलब किसी चीज़ को हम देख रहे हैं तो उसको एक तरीके से नहीं, बल्कि मतलब उसके अन्य दर्शन से भी देखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो हम एक उसको तथ्य समझ रहे हैं वही सही हम्म है, हम्म और हम्म भी बातें उसके ऊपर सही हो सकती हैं, मतलब उसकी विपरीत बात भी सही हो सकती है। तो यही अनेकांतवाद के जो दर्शन होता है। नाइस नाइस। जैसे कि आपने जस्ट बोला कि दोनों दर्शन गुणों को मानते हैं, बट दोनों के गुण का जो बेसिक है और उसके कॉन्सेप्ट अलग अलग है, तो आप बता सकते हैं कि उसमें क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंस है मैम उसमें? उधर गुण को कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में लिया गया है वैशेषिका दर्शन में। और जैन दर्शन में गुण जैसा एक्चुअली गुण नहीं है मैम जैन दर्शन में कहीं पे। जैन दर्शन में अब डिफरेंस में भी देखेंगे तो गुण एक्चुअली जीव का जो गुण होता है वह होता है कि दर्शन और ज्ञान, ज्ञान और दर्शन जो होता है वो जीव के गुण होते हैं। अन्यथा यह जो गुण यहाँ पे बताया गया है कि गुण जो है यहाँ पे द्रव्य का द्रव्य पे द्रव्य की कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताते हैं वह है, बट किंतु यहाँ पे जैन दर्शन में गुण जैसा कुछ होता नहीं। गुण होते हैं लेकिन वह जीव के गुण होते हैं। और जीव के क्या गुण होते हैं? जीव के गुण होते हैं दर्शन और ज्ञान। ज्ञान और दर्शन जीव के गुण होते हैं। तो ये डिफरेंस है, मतलब दोनों यानी कि अगर गुण। दृष्टिकोण, ऐसा बोलना चाहते हैं। जी, यस मैम। मतलब अलग ही है मैम, एक्चुअली वहां पे गुड़ का अलग ही डेफिनेशन है और इधर गुड़ का अलग अलग है। डेफिनेशन। यस मैम। हाँ, अलग। हम्म। अ, ये बता सकते हैं कि क्या अनुभव किया जाए आत्मा का वैश्विक दर्शन में और जैन दर्शन में, तो मैम क्या ये वैशेषिका अनुभव, दर्श ये सॉरी मैम, अनुभव के बेसिस में हम आत्मा को समझते हैं या? सॉरी। हाँ जी, अनुभव। बोलिए। मैम एक बार फिर से क्वेश्चन क्लियर करेंगे? अनुभव। हाँ, मैं बात कर रही थी आत्मा की, जो जैसे कि आपने जैन दर्शन में भी बताया आत्मा के विचार, सोल के विचार, और वैशेषिक दर्शन में भी आपने आत्मा के विचार रखे। तो हम्म। क्या जो आत्मा है उसको दोनों दर्शन में अनुभव के तौर पे समझा जा सकता है, या उसको समझने का तौर कुछ अलग है? मैम अलग है। वैशेषिका में आत्मा को सर्वव्यापक माना गया, समान माना गया, उसमें आप आत्मा को नहीं समझ सकते ऐसा बेसिकली वैशेषिका में। और उसको सर्वव्यापक माना गया, एक जैसा माना गया है। आप खुद की भी आत्मा को अलग से नहीं समझ पाओगे, वो एक जैसे हैं वहां पे, मतलब ऐसा माना गया है। किंतु जैन दर्शन में अनंत जीव है, मतलब हर एक अपना एक आत्मा एक जीव है, और हर एक अद्वितीय है, मतलब वह। और दूसरा ये माना गया उसमें कि वह आत्मा को खुद को स्वयं समझ सकता है, मतलब उसी को वो बोलते हैं कि अपनी आत्मा को देखना, ध्यान करना। तो यही फर्क है। और वैशेषिक दर्शन में क्या माना गया कि आत्मा को मोर ऑफ अ एटम माना गया, जनरलाइज्ड माना गया। एक्चुअली यही फर्क है, मतलब दोनों में, जैन दर्शन और इधर पे। यानी आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, अगर वो आत्मा आत्मा एटम के फॉर्म में अगर यहाँ पे रखा गया है तो वो अनुभव किया जा सकता है वैशेषिका में ऐसा कुछ भी नहीं वर्णन मिलता मैम, है ना? वैशेषिका में ठीक। कि आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, आत्मा का। ओके। मतलब जैन दर्शन में तो आपने बोला कि ये एक अनंत जीव है, प्रत्येक अद्वितीय और कर्म बंधन वाला है। हाँ, ये तो आत्मा मेरा का ही यही गुण हो गया, समझना था जो कर्म। कि किसी ना किसी तरीके से अनुभव किया जा सकता है आत्मा को दोनों विचारों में। मैम एक में किया जा सकता है, एक आप में बोल क्या रहे है, नहीं किया जा सकता, आत्मा को देखा। सर्व। यस मैम। हेलो। हाँ जी, कंटिन्यू कर। यस मैम। यस मैम, बस यही बोल रहा था मैम कि एक में किया जा सकता है,
और वैशेषिका से जो अब तक मैंने पढ़ा उसमें ये समझा कि आत्मा को यहाँ पे सर्वव्यापक या समान एक जैसा माना गया। तो यहाँ पे रियलाइज नहीं किया जा सकता कि मतलब अपनी आत्मा अलग है कि कैसा है, समझा जाए, ऐसा अनुभव किया जाए। और हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा है। आपने वैशेषिका दर्शन में एक फ्रेमवर्क बताया कि द्रव्य होता है, उसके गुण होते हैं, और गुणों में जो गति होती है वो कर्म होता है, ऐसा आपने कंसेप्ट रखा। तो यस ये मैम। जो कंसेप्ट है, अगर ये हम कंटेम्पररी टाइम्स में कंटेम्पररी कुछ कंसेप्ट से अगर रिलेट करना चाहे तो वो जी। कैसे कर सकते, कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं आधुनिक दृष्टिकोण यस से? मैम। मैम एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करोगे? सॉरी, मेरी क्या है ना, मीटिंग सेम पैरेलली स्टार्ट हुई तो। हाँ, आपने जो फ्रेमवर्क बताया, द्रव्य, गुण और कर्म जो हाँ जी। एक दूसरे पे द्रव्य डिपेंड है। डिपेंड है, करेक्ट। द्रव्य इंडिपेंडेंट है, बाकी दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंड है, ऐसा आपने कंसेप्ट रखा। यस तो मैम। ये जो दृष्टिकोण है, ये आधुनिक दृष्टिकोण से आप देख के बता सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं आधुनिक जीवन के कुछ तौर हाँ तरीके, यस मैम, आज के या समय तो से अपन, बदलाव। यस, करेक्ट करेक्ट श्योर। आज के समय में आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन ओनली, कि मोबाइल को लेट्स से इट्स अ द्रव, एंड अब इसके गुण क्या हैं, तो इसमें इसमें हम्म, फीचर्स आते हैं। ये टच स्क्रीन वाला मोबाइल फोन, इसमें सिम डलती है, इससे बात होती है, इससे आजकल हम स्क्रीन पे ही मूवीज देख लेते हैं, स्ट्रीमिंग कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, मीटिंग्स हो जाती है। ये इसके गुण हो गए। तो ये द्रव्य है। और इसके गुण क्या है, मैंने गुण एक्सप्लेन किया अभी आपको कि ये इसके गुण हैं आज के समय में। और इसके क्या बोलते हैं, अब ये कर्म कैसे है, ये कैसे चलाता आपका है। नेटवर्क तो सही है श्रेय? सॉरी मैम, हेलो हेलो। मैम हमको तो क्लियर है आवाज। आवाज आ रही है मैम। मैम एक्चुअली शायद आपके यहाँ से ठीक है, क्लियर नहीं आ रही, ठीक। क्योंकि आपकी भी वॉइस ब्रेक हो रही थी अभी बीच बीच में। ओके, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। यस मैम। मैं यही कह रहा था मोबाइल के रूप में एग्जांपल लेके, कि मोबाइल एक द्रव्य है, और इस पे जो फीचर्स हैं इसके, ये इसके गुण हो गए। और इसके कर्म क्या हैं, तो जब ये मतलब ये चलता है, या ये जब गतिशील होता है, गतिशील का अर्थ है कि जब इससे हम फोन करते हैं, एक 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 जगह से दूसरी जगह कॉल करते हैं, तो जब हमें कॉल करवा रहा होता है, बात करा रहा होता है, तो ये इसकी जो क्रिया है, कर्म करवा रहा है, यह इसका कर्म है। तो ये आज के समय मॉडर्न एग्जाम्पल में मतलब द्रव्य, गुण और कर्म का मतलब एक लाइव एग्जाम्पल है एक्चुअली। पर्याय, ओके, द्रव्य गुण पर्याय। ओके, मीनाक्षी जी, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं मैम, अच्छा बता रहे हैं वो पर्याय में कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए मैंने कहा जो गतिशील है वो पर्याय है करके। ओके, आपने एरिस्टोटल की गति के बारे में पढ़ा है श्रेय? अभी मैम नहीं पढ़ा, इतनी टॉपिक पढ़ा था मैंने। अच्छा, बाकी लोग किसी को याद आ रहा है एरिस्टोटल ने जो गति के बारे में बताया, गति से जो उत्पन्न, कुछ किसी को याद आ रहा है जो मैंने गति का बताया था एरिस्टोटल का? नहीं, ठीक है। तो ठीक है, वो रहने देते हैं। अम, अभी आपने यहाँ पे एक और एक कंसेप्ट लिया था द्रव्य के बारे में, नित्य और अनित्य बताया था आपने द्रव्य का। मैम द्रव्य की परिभाषा में गुण धर्म के आधार पे, जो नित्य अनित्य मैंने नहीं बताया मैम, एक्चुअली यहाँ नहीं, पे शायद आपने एक द्रव्य। पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि नित्य और अनित्य। हाँ नो मैम, मैंने ये नहीं, मैंने ही नहीं इसके बारे में पढ़ा नहीं था, शायद होगा तो मैंने बोला ही नहीं, इसलिए वैसा। एक एक पॉइंट पे आपने एक स्लाइड टर्न कीजिए, कहीं तो आपने नित्य कंसेप्ट बोला है। गुण गति नहीं कर सकता, गुण द्रव्य पर निर्भर रहता है, ये बोला है। हाँ, द्रव्य में नित्य रूप में स्थित होते हैं, गुण के बारे हाँ में ओके बताया ओके, कि ये नित्य, ओके ओके, यस मैम। हाँ, गुण तो जो है गुण द्रव्य जो है में। वह लक्षण है जो द्रव्य में हमेशा हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि गुण का आधार ही द्रव्य है। तो द्रव्य है तो उसमें कोई ना कोई गुण तो होंगे ही होंगे, तभी वह द्रव्य है, और वो तभी द्रवित करता है कि उसका गुण, गुण वही रहेंगे, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। इसलिए वह एक गुण द्रव्य है, और द्रव्य नित्य के वह रहते हैं, गुण जो है, गुण तो होते गुण हैं वो नित्य रहते हैं द्रव्य में। नित्य, हाँ ऐसा yes। कुछ है जो गुण जो द्रव्य में अनित्य फॉर्म में रहता है? ऐसा कुछ जो द्रव्य में अनित्य फॉर्म में अनित्य रहता फॉर्म है, में, नॉन इटर्नल फॉर्म में रहता है, ऐसा कुछ है? तो अम, कर्म कह सकते हैं मैम। कर्म जो है वह अनित्य रूप से रहता है, मतलब कभी जब चल रहा होगा, गतिशील प्रदान करे, तब उसमें कर्म जुड़े हैं।
और जब वह स्थायी है, रुका हुआ है, तो वह उसमें कर्म नहीं है। बस स्थाई में भी तो कर्म होता है, अगर वो स्थाई होता तब भी उसमें, जैसे आपने कर्म के 5 प्रकार बताए, ऊपर फेंकना हाँ ये नीचे, हाँ तो उसमें तो हाँ, कर्म होता ही है। ये हैं मतलब वो पांच तो प्रकार। नित्य फॉर्म में रहता है कर्म। ये 5 फॉर्म में तो कर्म रहता ही है ना, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण या गमन। गमन। स्टेबिलिटी तो रहती है, वो भी कर्म होता है। तो ऐसा कुछ और मैम तत्व स्टेबिलिटी कर्म नहीं होगा ना, स्टेबिलिटी क्योंकि तो कर्म हुआ ना। कर्म का अर्थ है कि वो कोई गति, परिवर्तन परिवर्तन करा रहा है, और स्टेबिलिटी इज लाइक परिवर्तन का जस्ट अपोजिट, इट्स नॉन परिवर्तन इज स्टेबिलिटी। तो और उत्प्रेक्षण, अपक्षेक्षण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, इन सब में परिवर्तन ही हो रहा है, किसी में भी स्टॉप नहीं हो रहा, मतलब रुक नहीं रहा है, या उसी देर पे स्टेबल नहीं हो प्रसारण गया। का मतलब आप क्या समझते हैं? प्रसारण का मतलब फुलाना, फैलाना, जैसे बलून में हवा फैलाते हैं तो फैलता है जो। और हम्म आकुंचन इसका अपोजिट, मतलब सिकुड़ना। तो हम्म ये डिफरेंस है। उत्प्रेक्षण और अपेक्षण मतलब ऊपर और नीचे आना, मतलब दो, ये ऊपर नीचे की डायरेक्शन वाली चीज। तो और आपका आकुंचन कहना और है प्रसारण। जी। कि अगर गति नहीं है तो कर्म नहीं है, गति है हाँ तो यस, कर्म है। मतलब फिलहाल इस वाले वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म का गति और परिवर्तन से ही लेना देना डायरेक्ट, मतलब मतलब। परिवर्तन है तो कर्म है, यानी कि चेंज है तो कर्म है, अगर चेंज नहीं है तो कर्म नहीं है। हाँ उस टाइम पे कर्म नहीं है, करेक्ट और यस। अगर वो चेंजेस हो रहे हैं तो वो इटर्नल है, यानी नित्य है ना। जो चेंजेस हैं वो मैम नित्य होते तो फिर कर्म हमेशा ही, मतलब पूरे टाइम गति करते रहते। अगर चेंजेस नित्य हो रहे होते तो फिर वो परिवर्तन होते ही, द्रव्य मतलब द्रव्य में परिवर्तन होते ही जा रहा है, होते जा रहा है। तो हम्म। फिर देन कर्म जो है वो नित्य हो जाते। बट वही मैं कह रहा हूँ कि कर्म नित्य नहीं द्रव्य से होता नहीं ऐसा जुड़े बोल हैं। रहा, मतलब आप क्या बोलना चाहते हो, कर्म नित्य होते हैं या अनित्य होते हैं? कर्म अनित्य होते, मेरा ये मानना है, अभी तक आपके जो हिसाब पढ़ा से? था उससे। बट कर्म अगर अनित्य होते तो कर्म जो है, वैशेषिका ने उसको एज अ सब्सटेंस क्यों बताया? मैम क्योंकि परिवर्तन में तो वो वही उसका कारण है, ऐसा बताया सब्सटेंस गया तो है। वही होता है ना जो नित्य होता है, इटर्नल होता है, जो हमेशा होता है। अगर वो सब्सटेंस नित्य नहीं होता तो फिर वैशेषिका ने उसको आ, अपने द्रव्य के डेफिनेशन से पदार्थ के रूप में क्यों माना है पदार्थ के रूप में क्यों रखा? हाँ। मैम? इसलिए रखा है क्योंकि वो द्रव्य में बदलाव का कारण ही वो है, कर्म है, इसलिए रखा गया, शायद एज ए पदार्थ रखा, उसको समझा गया होगा। क्योंकि ठीक है, ये अ, आप लिख लीजिए, कहीं आपको रिसर्च में काम आ सकता है, जी अगर इस टॉपिक पे कभी रिसर्च करना चाहते हैं तो। ठीक है। ओके। इस- और जैसे अभी द्रव्य गुण कर्म का जो कंसेप्ट है काफी इंटरेस्टिंग है ना। काफी, अगर उसको डिटेल में समझा जाए तो ये हमारी प्रकृति, इन्वायरमेंट से भी काफी रिलेट करती है। तो इन्वायरमेंट को अगर प्रोटेक्ट करना है या इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है तो उसके लिए, या ये द्रव्य गुण और कर्म का मॉडल हम लोग, ये फ्रेमवर्क हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? एनवायरमेंटल बेसिस पे। यानी आप बोल रहे हो ना कि ये तीनों एक दूसरे से संबंध है, तो पर्यावरण में भी कुछ एकता या यूनिटी हमको लेकर आनी है, जिससे कि हम वो जो चीजें चल रही है उसको नुकसान ना पहुंचाए, उसमें हमेशा कंटिन्यूटी रखे। तो उसमें ये फ्रेमवर्क हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैम तो इकोलॉजिकल इस बैलेंस मेंटेन करने के लिए? हाँ मैम, इकोलॉजिकल अगर बैलेंस मेंटेन करना है हम्म तो द्रव्य, फॉर एग्जांपल एक द्रव्य, गुण और कर्म से ही हम समझते हैं। द्रव्य सपोज लेट से हमारे एनवायरनमेंट में जो भी इकोलॉजिकल सिस्टम, नेचुरल हैबिटेट और प्लांट्स और फॉरेस्ट, ये सब है, ठीक है। और फिर जो इसमें गुण है, इनके जो गुण हैं वो अपन को सबको पता है कि ये कितना हमको बेनिफिशियल है, क्या क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, ये हमें पता है। अब प्रॉब्लम आती है कि परिवर्तन जब हम इनमें करते हैं, इन्हीं में परिवर्तन कर रहे हैं हमारे ही द्वारा, तो डिफॉरेस्ट्रेशन और ये सब जो एक्टिविटीज हो रही हैं, मतलब प्लांट्स की ज़्यादा कटाई होना, एफॉरेस्ट्रेशन नहीं होना, और नए प्लांट्स कम लगाना, और फिर वाइल्ड एनिमल्स को उनके हैबिटेट से यहाँ से वहाँ भेजना, मतलब क्योंकि उनके ही जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हमारे यूज़ के लिए जब हम वो कर रहे हैं, जो चेंज ला रहे हैं, तो उससे यही रोक कर हम बहुत कुछ जो आज के समय में हमें प्रॉब्लम आती है आजकल, मतलब उतनी बारिश नहीं होती है, या अनटाइमली बारिश हो रही है, कभी भी मौसम चेंज हो रहा है, वो रोक सकते हैं। तो ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में इस तरीके से वी कैन हेल्प इट यूजिंग दिस ओके, कॉन्सेप्ट। ठीक है ठीक है। और कोई कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? अलका जी ने पूछा है कि फाउंडर ऑफ वैशेषिका दर्शन। कणद, ऋषि कणद,
ये पहले नंबर पे है। बताइए। एक्चुअली कण, एक्चुअली जो है ना वो कण जो बोलते थे ना हिंदी में, कण कण, जिसे कि एटम बोलते हैं, एटम सबसे लोएस्ट, मतलब अनडिस, उससे ज्यादा और वो डिवाइड नहीं हो सकता, वो वाला सब्सटेंस। हाँ, गिव मी 1 मिनट मैम, सॉरी मैम, एक्सक्यूज मी। Yeah, thank you, Rohit. Yes, Amir. So I'm done, like almost done with this. I have deployed on the core Windchill 13 VM by changing the name. And yeah, so just I am testing right now, and this is done. So overall, just I'm testing, generating one report, and yeah, this one only, this report only I have changed as part of this. Yeah. So that's it from my side. And yeah, as you we discussed, I'm just preparing what is to be done as part of like the KT. So yeah, that's it from my side. So I have kept one KT today, and of course, as we discussed, from that delta model KT is not required, so only the other things. मैम आई Yes. थिंक उसकी मीटिंग है, वो छोड़ देना चाहिए अभी, बस और क्वेश्चन मुझे भी मत वही लग पूछो। रहा है, मैं भी वही बोलने वाली थी। Actually, it will It's not great require that much he time, took Samir. up I so will much be able time, to and I think of all the that semesters, will इतना टाइम प्रेजेंटेशन में फर्स्ट टाइम इज गिवन। और भी इतने अच्छे से प्रेजेंट किया गया, हाँ, बहुत पूरे अच्छे से। नहीं, पढ़ाई दैट करके। ही इज वेरी गुड एट मैम। वो पढ़ेगा भी एग्जाम के 2 दिन पहले, पर आप देखना पेपर में, Yes. मतलब यू विल नॉट एक्सपेक्ट ही विल राइट सो मच। हाँ, मैं भी वही देख रही थी कि कितने अच्छे से वर्क लाइफ बैलेंस किया जा रहा है, पढ़ाई भी की जा रही है, प्लस अपने प्रोफेशनल Yeah, लाइफ को sure, Samir. मेंटेन किया जा रहा है। That's तो ये it बहुत from my अच्छी side. बात है, जो Thank आज you. का जो फ्रेमवर्क के बारे में Simran, जो हम can लोग you? डिस्कस कर रहे हैं, पदार्थ, कर्म, गुण, वो काफी अच्छे से बैलेंस किया जा रहा है यहाँ पे। तो मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग देख रही हूँ यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है, Sorry, बहुत ही ma'am. बढ़िया है। इट्स ओके, वी कैन सी दैट हाउ एंगेज्ड यू आर विद ऑल योर एक्टिविटीज। अब तो मैम और कोई वेरी चाह रही नहीं है, ऑप्शन नहीं। नो नो, इट्स फाइन, ठीक है। आपने काफी अच्छे से प्रेजेंट किया, और इवन आपने जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उसके भी आंसर्स काफी काफी अच्छे रूप से, सरल रूप से प्रेजेंट किया, तो बहुत अच्छी बात है ये। और अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे टॉपिक्स में, तो आप उसको और एक्सप्लोर कीजिए और पढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में है वो बात है जिसके थ्रू आप ना वो इंक्वायरी जो होती है ना, जो ऐसे मेन मेन प्रॉब्लम्स होती है जिसका आंसर हमें अभी भी नहीं मिला है, वो आंसर्स आप पता कर सकते हो, राइट? अगर आप थोड़ा सा और इंटरेस्ट दिखा के उसकी खोज करोगे, तो इंक्वायरी करोगे, तो आप वो सारी चीजों को सरल रूप में समझा सकते हो। क्योंकि फिलोसफी, यही इसमें एक चैलेंजिंग जॉब यही होता है कि इतने टफ टफ कंसेप्ट हो जाते हैं, उसको इजी रूप में लेकर आना बहुत डिफिकल्ट है। तो आई थिंक आप में वो क्वालिटी है कि आप जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है उसको इजी वे में लेकर आ सकते हो। ओके, सो गो फॉर इट। ऑलराइट, एक्सप्लोर मोर, इंक्वायर मोर। Yes, ma'am. ठीक है, Yes. ऑलराइट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। Thank you, ma'am. ओके।